खबर यही है कि शिवसेना और बीजेपी के बीच समझौता हो गया है। जो सौदेबाजी चल रही थी उसमें जितने मंत्री पद चाहिए इसको लेकर बहस थी और मंत्रालय कौन कौन से चाहिए इसको लेकर बहस थी। लेकिन 10 मंत्रालय दिए जाएंगे जिसमें 5 कैबिनेट 5 राज्य स्तर के, और उसमें डिप्टी सीएम का पद नहीं दिया जाएगा, जो जानकारी निकल कर आ रही है। कौन कौन से मंत्रालय होंगे इसको लेकर अलग कयास लगाए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय मिल सकता है, इन सबके साथ स्वास्थ्य मंत्रालय मिल सकता है, वन मंत्रालय मिल सकता है, सिंचाई मंत्री, ये सारी बातें कही जा रही है। लेकिन हमारे साथ मुंबई से साहिल जोशी जुड़ चुके हैं। साहिल, क्या जानकारी है? और सिर्फ जो सौदेबाजी हुई है वो सिर्फ महाराष्ट्र को लेकर या दिल्ली को लेकर भी? देखिए, दिल्ली की डिमांड को लेकर अभी तक कुछ फाइनल नहीं हो पाया है, ना कि महाराष्ट्र की डिमांड को लेकर। इतना दोनों पार्टियों ने तय कर लिया है कि शिवसेना को 4 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्री मिल सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने ये साफ कर दिया है कि गृह विभाग उनको नहीं मिलेगा, जबकि शिवसेना ने कल तक ये कोशिश चल रही थी शिवसेना की गृह विभाग किसी न किसी तरीके से उनको मिले, क्योंकि उप मुख्यमंत्री पर दावा शिवसेना छोड़ने को तैयार थी। लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि गृह विभाग वो अपने ही रखना चाहते हैं, खुद के पास रखना चाहते हैं। इसके वजह से शिवसेना को नहीं दिया जा सकता। ऐसे में अब शिवसेना के जो ऑप्शंस बचते हैं उसमें शिवसेना को पीडब्ल्यूडी, वन विभाग, उसके बाद वाटर कंजर्वेशन और उद्योग मंत्रालय विभाग उनको मिल सकता है। लेकिन पर आखिरी फैसला आज होने की उम्मीद की जा रही है और कल शपथ ग्रहण होगा, क्योंकि अभी भी शिवसेना में एक धड़ा ये कहता है कि अगर सरकार में जाना है और अगर गृह विभाग या उसके दर्जे का दूसरा कोई विभाग नहीं मिलता तो सरकार में बैठने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसमें शिवसेना की छाप नहीं रहेगी। लेकिन दूसरा धड़ा ये कहता है कि किसी न किसी तरीके से सरकार में जाकर बैठना चाहिए, और इसके वजह से अब फैसला उद्धव ठाकरे को लेना है। और जब तक ये फैसला नहीं होता तब तक इस पूरे समझौते को आखिरी मुहर लग गई, ये हम कहना थोड़ा मुश्किल रहेगा। नहीं तो ये स्थिति साहिल, ये तो शुरू से स्थिति थी कि एक धड़ा सरकार में शामिल होना चाहता है, दूसरा धड़ा नहीं शामिल होना चाहता है। और अब जो आप जानकारी दे रहे हो उसमें अगर डिप्टी सीएम नहीं है, उसमें अगर होम मिनिस्ट्री नहीं है, उसमें अगर रेवेन्यू मिनिस्ट्री नहीं है, तो शिवसेना की पूरी सियासत इसके बाद बचेगी क्या? जो आप मंत्रालय बता रहे हैं, पीडब्ल्यूडी, वन, सिंचाई, उद्योग, ये तो शिवसेना के खत्म होने की स्थिति है। देखिए, शिवसेना जिस तरीके से 1995 में विभागों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, जिसका मुख्यमंत्री उसके दूसरी छोटी पार्टी को बाकी जो इम्पोर्टेंट विभाग है जैसे होम है, पीडब्ल्यूडी है, ये विभाग उनके पास जाते थे। पावर, बिजली विभाग ऊर्जा विभाग उनके पास जाता था। लेकिन बीजेपी ने इस बार कह दिया है कि इस बार फासला बहुत बड़ा है, और फासला जब बड़ा है तब ये बड़े विभाग हम आपको नहीं दे सकते। लेकिन दूसरी तरफ ये भी उनको पता है कि शिवसेना के कई लोग चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से सरकार में जाना चाहिए, क्योंकि 15 साल से वो विपक्ष में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर सरकार में जाना है तो किस सूरत में जाना है, इसको लेकर विवाद चल रहा है। सरकार में तो सभी को जाना है शिवसेना में, लेकिन क्या हमको छोटे मंत्रालय लेकर, जिसकी ताकत बाकी मंत्रालयों के मुकाबले कम है, ऐसे मंत्रालय लेकर सरकार में जाकर बैठना है कि ताकि 5 साल के बाद जब सरकार अपनी बात जनता के सामने रखेगी कि हमने क्या क्या किया है, उसमें शिवसेना के लोगों के कहने के लिए कुछ नहीं रहेगा, जबकि बीजेपी के पास सारे बड़े विभाग रहेंगे और कहने के लिए भी बहुत कुछ रहेगा। साहिल, एक तरफ आप बता रहे हैं कि अभी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया और उद्धव ठाकरे को फाइनल डिसीजन लेना, और हमारे स्क्रीन पर चल रहा है कि दरअसल कल शपथ ग्रहण समारोह है, राज्यपाल को जाहिर है पहले से जानकारी देनी पड़ती है। देखिए, राज्यपाल के पास फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई जानकारी नहीं है। अभी तक ये फैसला नहीं ले पाए हैं कि कल ही मंत्रिमंडल विस्तार करना है। जैसे मैंने कहा कि कल देर रात इस बारे में बैठक चल रही थी। आज इस पर आखिरी मुहर तभी लग पाएगी जब शिवसेना की तरफ से ये मान लिया जाएगा कि हम बड़े विभाग नहीं लेंगे, गृह विभाग नहीं लेंगे, और उसके बाद ही इस पर मुहर लग सकती है। एक ऑप्शन बीजेपी की तरफ से दिया गया है कि गृह विभाग का राज्य मंत्री पद यानी MOS, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, शिवसेना को दिया जा सकता है। तो ये जो छोटी मोटी निटी ग्रिटीज है, ये जब तक नहीं होती तब तक ये कहना मुश्किल नहीं। तो हम क्या माने कि फैसला हो जाएगा अगले 1-2 घंटे में, या दोपहर या शाम तक, लगता है आपको? देखिए, आज फैसला लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 8 तारीख से महाराष्ट्र विधानसभा का विंटर सेशन शुरू होने वाला है नागपुर में, और उससे पहले किसी भी तरीके से देवेंद्र फडणवीस को मंत्रिमंडल विस्तार करना है। और ऐसे में शिवसेना साथ में आती है तो तुरंत, नहीं आती तब भी तुरंत। इस स्थिति में देवेंद्र फडणवीस है,
और 8 तारीख के पहले चूंकि उनको करना है तो कम से कम 5 से 6 दिन पहले उनको ये करना पड़ेगा, ताकि मंत्री विंटर सेशन को सामना करने के लिए तैयार रहे। और दूसरी एक अहम बात रहेगी इसमें कि पहली बार इतिहास में देश के ऐसा हो रहा होगा कि एक विपक्ष नेता और विपक्ष में बैठा हुआ दल पूरी तरीके से सरकार में जाके बैठा हुआ है। तो ये बड़ी अजीब स्थिति पैदा होगी विधानसभा में। इसके लिए कम से कम 4-5 दिन उनको उस तैयारी में लगेगा, उस मोड में जाने के लिए लगेगा, क्योंकि विपक्ष नेता आने के बाद शिवसेना ने बीजेपी सरकार पर काफी टीका टिप्पणी की है, काफी निशाना साधा है। तो ये सब चीजें खत्म होने में भी 4-5 दिन का समय लगेगा। यानी इसकी वजह से आज तो उनको फैसला लेना ही पड़ेगा कि आखिरकार सरकार में जाना है। फैसला नहीं भी हो सकता है, ये उस सूरत में तय होता है कि जिसमें शिवसेना ये तय करे कि अगर हमको ये विभाग मिलते हैं, यानी मुख्य विभाग मिलते हैं, तभी हम जाएंगे, और अगर नहीं मिलते तो फेसलेस मंत्री बनकर सरकार में बैठने के लिए हम तैयार नहीं है। इसलिए मैंने आपको कहा कि उद्धव ठाकरे को फैसला लेना है। हमने देखा था कि गठबंधन को लेकर भी आखिर तक बातचीत चलती रही, और आखिर में जब एक दिन बाकी था पर्चा भरने के लिए, तब जाकर गठबंधन टूट गया। लेकिन पहली बार उद्धव ठाकरे मजबूत नजर आने लगे। जिस वक्त ये फैसला टाला जा रहा था या बीजेपी की तरफ से अक्खड़ रुख दिखलाया जा रहा था, कहा जा रहा था, पहली बार ये भी माना जा रहा था कि बहुत ही शालीनता के साथ उद्धव ठाकरे ने बड़ी सियासत साध ली है। नहीं, लेकिन इसमें एक चीज हमको ये भी देखनी पड़ेगी प्रसून की उद्धव ठाकरे शांत बैठे रहे और बीजेपी आखिरकार उनके पास गई बातचीत करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें ना तो डीसीएमशिप मिली है, मुख्यमंत्री पद मिला है जिसको लेकर शिवसेना की मांग खड़ी हुई थी, ना ही उनको होम विभाग, गृह विभाग मिल रहा है जिसको लेकर शिवसेना अड़ी हुई थी, ना ही उनको रेवेन्यू विभाग मिल रहा है जिसको लेकर शिवसेना अड़ी हुई थी, ना ही उनको ऊर्जा विभाग मिल रहा है जिसको लेकर शिवसेना अड़ी हुई थी। तो ऐसे में शिवसेना के नेता कहते हैं कि अगर हमको जाके बैठना भी है तो हम कौन से विभाग लेकर जाकर बैठे और किस तरीके से हम सरकार का पेश बने, किस तरीके से ये बीजेपी शिवसेना की सरकार लगे, ना ही सिर्फ बीजेपी की सरकार लगे, इस बात को लेकर अभी भी लड़ाई चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल, जैसी जानकारी और आए देंगे। लेकिन उर्मिलेश जी और आलोक मेहता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। उर्मिलेश जी, क्या लग रहा है कि ये अब भी अगर उलझन है तो ये उलझन तो पहले दिन भी थी? देखिए, मैं आपके जो करेस्पॉन्डेंट हैं उनकी बात की रोशनी में अगर मैं इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर हो जाता है और अमली जामा पहना दिया जाता है कल, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी और शिवसेना ये दोनों के बीच जो है मजबूरियों के दबाव का समझौता होगा। मजबूरी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, बीजेपी ने ही पहले ये दम्भ दिखाया कि हम आपकी परवाह नहीं करते, हम अपने ढंग से सरकार चला लेंगे, हमारे पास बाहर से समर्थन है, हम छोटे दलों को, और उनका इशारा एनसीपी था, साफ साफ था, भले वो नाम नहीं लेते थे, एनसीपी को उनके कैडर, उनके नेता नफरत की निगाह से देख रहे थे कि करप्शन में नीचे से ऊपर तक सनी हुई पार्टी से हम क्यों समझौता करें। और आरएसएस का भी एक बड़ा हिस्सा जरूर इस बात का विरोध कर रहा था कि भाई आप एनसीपी की तरफ मत जाओ, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ेंगे। लेकिन जो बीजेपी का लीडरशिप है, जो टॉप लीडरशिप, वो कतई नहीं चाहती थी कि शिवसेना के साथ जाएं। तो ऐसी स्थिति में मैं तो ये मानता हूं कि अगर ये अमली जामा पहनाया जाता है तो ये वजह क्या थी? नहीं चाहती थी? नहीं, उनको लगता था कि चुनाव के दौरान और चुनाव से ऐन पहले जो समझौते की बात चल रही थी, सीट एडजस्टमेंट की बात चल रही थी, जिस तरह का तेवर उद्धव ठाकरे ने दिखाया था, वो टॉप लीडरशिप जो बीजेपी की थी, जो पूरे देश में दिग्विजय रथ अपना हाँकने की पूरी तैयारी में थी, और उसको लगता था कि हमने बाजी मार ली है इस देश में चुनाव में और मार लेंगे, उसको लगता था कि ये महाराष्ट्र का एक छोटा सा नया लड़का जो हमारे सामने आंख मिला रहा है, तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक ईगो क्लैश था। और उनको लगता था कि बाल ठाकरे के बाद ये विभाजित पार्टी है, अब इसके पास वो स्थिति नहीं है, तो अपनी हैसियत, अपनी औकात में रहें। लेकिन उद्धव ठाकरे ने शांत भाव से हम एक कमेंट ले लेते हैं हमारे साथ, चूंकि आलोक जी भी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, एक सवाल तो ये उठाया, उन्मेश जी उठा रहे हैं कि क्या वजह थी, लेकिन एक वजह हमें लगता है, एक चीज और जरा समझते हुए जरा इसको हम लोग इस पे आप प्रतिक्रिया चाहेंगे। शिवसेना हिंदुत्व का प्रतीक है। नरेंद्र मोदी लगातार और अमित शाह लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हम डेवलपमेंट की दिशा में जा रहे हैं, और वो आरएसएस ही नहीं, हर हिंदुत्व वाले शब्द से दूर रहना चाहते हैं। वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें दोनों एक साथ आएंगे, और वो कौन सी परिस्थितियां होंगी जिसमें नहीं भी आ सकते हैं? आलोक जी। देखिए प्रसून जी, दोनों तरह से जरूरत है उनको। केंद्र में भी कुछ हद तक शिवसेना के सहयोग की जरूरत है। आपको ध्यान होगा, जिस बहुमत के लिए कई बार राज्यसभा में चाहे आपको एक वो हो, सुरेश प्रभु को तो बीजेपी में ही शामिल करना पड़ा, चूंकि वो उनकी छवि काफी हद तक ईमानदार थी।
दो मजबूरियां हैं शिवसेना की भी, चूंकि मुंबई महानगर पालिका उसको जो कब्जा है, शिवसेना बगैर भाजपा के उनका जो वसूली है करोड़ों अरबों रुपए का वहां बजट है, जो कई राज्यों के बजट के बराबर होता है। तो शिवसेना की लार टपक रही है। और आपकी रिपोर्टर ने अभी जो या आपके चैनल पे जो चल रहा है कि लोक निर्माण विभाग भी यदि मिल जाता है तो सबसे बड़ी मलाई लोक निर्माण विभाग में होती रही है पुलिस के बाद। यदि पुलिस हफ्ता वसूली जो कहते हैं, और मोदी जी ने तो हफ्ता वसूली शब्द भी इस्तेमाल किया था कि हफ्ता वसूली वाला चाहिए या दूसरी सरकार चाहिए। तो एक मजबूरी बीजेपी की है कि उनको सरकार वहां स्थायी रूप से चलाने के लिए शिवसेना की सहायता चाहिए। वो बेईमान लोगों, मतलब जो कहना चाहिए पार्टी जिनके लिए बेईमान कहते रहे, शरद पवार के साथ आरएसएस का कारण कहिए या मोदी जी की अपनी छवि कहिए, वो पूरी तरह शिवसेना को दबाकर अपने एक सहयोगी के रूप में थोड़ा सा चला करके, और उनका जो धंधा है उस पर भी थोड़ी नजर रखकर, ताकि बाद में जब चुनाव हो तब उसको और नियंत्रित कर सके। धंधा कुछ हद तक यदि करें तो रोका जाए या बाद में उनको बदनाम करके बाहर फेंक दिया जाए। और हिंदुत्व के नाम पर वो निश्चित रूप से ये चाहेंगे कि शिवसेना का आधार कम हो और हिंदुत्व के नाम पर भाजपा ही अधिक रहे, लेकिन ये ना लगे कि वो शिवसेना के हिंदुत्व के खिलाफ है। और इसलिए दोनों की मजबूरियां हैं। और मुझे तो लगता है कि जो रिपोर्ट पहली आपकी आई है कि निश्चित रूप से समझौता हो जाएगा। ये लेन देन तो अब छोटा मामला है, कल तक जो रिपोर्ट मिल रही थी रात तक, उससे ऐसा लगता है कि समझौता हो गया है। अंततोगत्वा शिवसेना को झुकना पड़ा है और फडणवीस और मोदी जो चाहते थे कि अपने बल पर करे, बहुमत ना होने के कारण उन्हें करना पड़ रहा है। चलिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री फडणवीस खुद नागपुर से आते हैं। नागपुर में ही 8 दिसंबर से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है और जाहिर है उससे पहले अगर समझौता नहीं होता है तो सरकार के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा तब एनसीपी यानी शरद पवार की हथेली पर नाचेगा और ये मुश्किल कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुश्किल सबब भी होगी। और जो फडणवीस की पहचान एनसीपी पर हमला करके बनी, उसके साथ खड़े होके उसी नागपुर शहर में और विधानसभा के भीतर, इससे ज़्यादा बड़ी मुश्किल किसी नेता के लिए हो नहीं सकती। और अगर वह सीएम है तो कहीं ज़्यादा बड़ी मुश्किल।